सभी को नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर आप सभी मित्रों का स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले आज का मोटिवेशन लीजिएगा और इसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे। तो आज का जो मोटिवेशन है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसी के साथ आज हम हमारा नया वीडियो शुरू करते हैं। सभी साथी जुड़ जाएं और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम होंगे कामयाब सीरीज़ चल रही है और इसी क्रम में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका आज 6वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार से होता है और कितना कितना होता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो, ठीक है, और चैप्टर आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिएगा, फिज़िकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, जो शैशव अवस्था होती है इसमें किस तरह से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, समझते जाइएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप भाई नोट डाउन करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। तो इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो चलिए क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं और जो इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आ रहे हैं इनको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है भार, वजन, वेट की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, जन्म के समय जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस जो शिशु होता है, उसका औसत भार 3.6 किलोग्राम तक होता है। ये औसत भार है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन औसत निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। अब अगर इसको पौंड में पूछ ले, कई बार पूछता है, पौंड में ही पूछता है कि भैया जन्म के समय बालक का वजन कितने पौंड होता है। तो ये भी देख लीजिएगा, 7.15 7.15 पॉइंट होता है और किलोग्राम में 3.6 किलोग्राम, ठीक है, ये होता है। अब ये बालक का जो वजन मैं आपको बताया हूँ, और वहीं पर हम बात करें बालिका का, तो बालिका का जस्ट 2 पौंड कम होता है, 7.13, और वजन में हम 200 ग्राम की कमी की बात करते हैं तो 3.4 किलोग्राम होता है। देखिए इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहीं से ही क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेंगे कि भाई जन्म के समय बालक का वजन कितने किलो होता है या कितना पौंड होता है, या बालिका का वजन कितना किलो या कितना पौंड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आंतरिक वातावरण एवं माँ के गर्भ के बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में घटता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया जन्म के कौन से समय में या कौन से हफ्ते में बालक का वजन घटता है। तो आप देख लिए होंगे कि भाई जन्म के पहले सप्ताह में बच्चे का वजन घटता है, ठीक है, जो पहला सप्ताह होता है वहाँ पर बच्चे का वजन घटता है। किंतु एक सप्ताह जब पूरा होता है तो एक सप्ताह के बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लगता है। एक सप्ताह बाद शिशु का वजन बढ़ने लगता है। अब इम्पोर्टेंट देखिए, पूछेगा कि भाई कितने महीने में नवजात शिशु का वजन दुगना हो जाता है। तो 6 महीने में नवजात शिशु का वजन दुगना हो जाता है। कितने महीने में? 6 महीने में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब 1 वर्ष में
शिशु का वजन लगभग 3 गुना हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भाई 1 वर्ष में शिशु का वजन कितना हो जाता है, तो लगभग 3 गुना हो जाता है, 9.5 किलोग्राम। और पौंड की बात करेंगे तो उसमें भी 3 का गुणा कर दीजिएगा तो पौंड निकल आएगा। तथा इसके बाद शिशु का वजन आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। किसके बाद? 1 वर्ष के बाद कितना बढ़ता है? आधा पौंड प्रति माह। तो जन्म के समय बता दिया हूँ, 6 महीने में दुगना और 1 साल में तिगुना, मतलब 6 महीने में दुगना हो जाएगा, ठीक है। और जब 6 महीने और बीतेंगे, जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो तिगुना हो जाएगा। तथा इसके बाद शिशु का वजन कितना बढ़ता है? आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से। और जब 5 वर्ष समाप्त हो जाते हैं, जब 5 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो 5 वर्षों के बाद शिशु का वजन 38 से 43 पौंड 18 किलोग्राम हो जाता है। शैशव अवस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। शैशव अवस्था में लड़कों का भार, मतलब लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब लड़के भारी होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। लड़कियों का इतना भार नहीं होता जितना भार लड़कों का होता है, लड़कियों का उतना भार नहीं होता, ठीक है। तो ये तो वजन की बात हो गई। अब इसमें क्या क्या है एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वजन के बाद हम बात करेंगे लंबाई की, ठीक है। अब लंबाई में देखिएगा, जन्म के समय जो शिशु जो बालक होता है, इसकी औसत लंबाई होती है 51.25 सेंटीमीटर, 51.25 सेंटीमीटर। ये होती है बच्चे की लंबाई, लड़के की। और लड़की की लंबाई होती है 50.75 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, अगर क्वेश्चन में आ गए और अगर आपने पढ़े हैं तभी आप इनको सही कर पाएंगे, अन्यथा आपके ये क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। मतलब आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है। अब हम सेंटीमीटर में बात, ये सेंटीमीटर हो गया। इंच में बात करें तो 19 या 22 इंच होती है। शैशव अवस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। तो शैशव अवस्था में लड़कों का वजन भी ज़्यादा होता है लड़कियों की अपेक्षा, और लड़कों की लंबाई भी अधिक होती है लड़कियों की अपेक्षा। अब शैशव अवस्था के अंत में लंबाई दुगनी हो जाती है, मतलब जब शैशव अवस्था, जो शिशु अवस्था ख़त्म होती है तो लंबाई कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि लंबाई दुगनी कब हो जाती है, तो जब शैशव अवस्था, शिशु अवस्था समाप्त होती है तब बच्चे की लंबाई दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अब सिर व मस्तिष्क हम देख लेते हैं। देखिए, सिर व मस्तिष्क भ्रूणावस्था में हम बात करेंगे, जो सिर से पैरों की ओर मस्तिष्क बोधनमुखी होता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। जो बच्चे का जो विकास होता है वो मस्तिष्क बोधनमुखी होता है, सिर से पैर की ओर। ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा। अतः नवजात शिशु का सिर, जो नवजात शिशु का जो सिर होता है उस, तो 2 वर्ष के अंत तक हमने देख लिया कि 2 गुना हो जाता है, मतलब 350 और 350 हम जोड़ेंगे तो 700 ग्राम हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे कौन से अंग का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है, तो भाई मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है, सर्वाधिक होता है। उसके बाद चिंपैंजी का होता है, किसके बाद? चिंपैंजी का मस्तिष्क का भार, है ना, उसके बाद चिंपैंजी का होता है, जबकि हाथी का सबसे कम। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब आपसे पूछ लेगा कि भाई हम मस्तिष्क के सिर का अनुपात बताइए, और अगर आपको ऑप्शन में हाथी, चिंपैंजी, मनुष्य दे देगा तो अगर आपको पता नहीं है तो आप हाथी ही लगाएंगे, क्योंकि भाई हाथी तो सबसे बड़ा जानवर है। तो आपका यही विचार रहेगा कि भाई हाथी इतना बड़ा है तो उसका मस्तिष्क भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि हाथी का सबसे कम 1300 ग्राम। हड्डियाँ, अब हम हड्डियों की बात करें, जन्म के समय शिशु के जो शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। कितनी? 270, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं, तो 270 होती हैं। अब एक मनुष्य में के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको कमेंट्स करके बताना है,
ठीक है। अब ध्यान रहे, हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं? अस्थिकरण। और हड्डियों के मजबूत होने को क्या कहते हैं? दृढ़ीकरण कहते हैं। ठीक है, दृढ़ीकरण कहते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद थोड़ा और आप सुनेंगे। अब इसको हम कुछ चक्र में भी बांट देते हैं, जैसे प्रथम चक्र हुआ, द्वितीय चक्र हुआ, तृतीय चक्र हुआ, चतुर्थ चक्र हुआ। जो विकास का जो चक्र होता है, शारीरिक विकास का, प्रथम जो चक्र होता है उसको आप नोट डाउन कर लें। प्रथम चक्र होता है 0 से 6 वर्ष। ठीक है, इसमें विकास होता है तीव्र गति से। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय चक्र ले लेंगे 6 से 12, इसमें विकास मंद गति से होता है। पहले में तेज, दूसरे में मंद। तीसरा ले लेंगे 13 से 15, 13 से 15 में पुनः तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, और चौथा ले लेंगे 16 से 18, फिर पुनः मंद गति से होता है। तो मैंने आपको एक वर्तुलाकार का सिद्धांत बताया था कि पहले तेज होता है विकास, फिर मद्दा हो जाता है, फिर तेज, फिर मद्दा, मतलब वर्तुलाकार विकास होता है। और यही चीज़ यहाँ पर सिद्ध होती है। प्रथम चक्र 0 से 6 वर्ष, द्वितीय 6 से 12, तृतीय 13 से 15, चौथा 16 से 18। पहला तीव्र, दूसरा मंद, तीसरा फिर तीव्र और चौथा मंद। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा। अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो और जान लीजिएगा। ठीक है, आप खुद से ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जन्म के लगभग 30 घंटे के पश्चात बालक की नेत्र इंद्रियां काम करती हैं। मतलब 30 घंटे तक बालक की जो आंखें हैं वो काम नहीं करती। 30 घंटे के बाद बालक की नेत्र इंद्रियां काम करने लगती हैं। ठीक है, जन्म के समय शिशु की दोनों आंखों में से एक आंख एक और घूमती है और दूसरी आंख दूसरी ओर। ठीक है, मतलब बच्चे का नेत्रों पर संतुलन नहीं होता है, लेकिन समय के साथ वो अपना संतुलन बिठा लेता है। ठीक है, ये तो 30 घंटे आप याद रखिएगा। अब सुनने की संवेदना। अब जो नवजात बच्चे हैं जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, बिल्कुल ठीक ठीक सुन सकते हैं जन्म के तुरंत बाद। अब गंध की बात करेंगे। सुनने के बाद देखिए दृष्टि हो गई, सुनना हो गया, गंध हो गया। अब गंध की बात करेंगे। नवजात शिशु में गंध का ज्ञान काफ़ी विकसित होता है। काफ़ी विकसित होता है, पूरा नहीं होता, काफ़ी होता है। स्वाद, नवजात शिशु में स्वाद इंद्रियां भी काफ़ी विकसित होती हैं, पूरी नहीं होती। ठीक है, नवजात शिशु में दृष्टि ज्ञान व ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा स्वाद संवेदना अधिक विकसित होगी। त्वचा। अब भाई त्वचा संवेदना शिशु में जन्म से थोड़ी देर बाद पाई जाती है, तुरंत नहीं पाई जाती। तत्पश्चात उसके स्पर्श, दबाव, ताप, गर्म, ठंडा आदि महसूस होने लगता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो भी सुनते जाइएगा। एक अंगुलियों में हड्डियों की संख्या 3 होती है। ठीक है, अंगुली में कितनी होती है? 3। अंगूठे में होती है 2। तो अगर हम हाथ की पूरी हड्डियों की बात करेंगे तो कुल 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 3 3 6, 3 9, 3 12, 2 14, आप स्वयं गिन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है, चेहरे में हड्डियों की संख्या, चेहरे में कितनी होती है हड्डियों की संख्या? तो 14 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। चेहरे में 14, खोपड़ी में 8। ठीक है, एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है। ठीक है, कान में कितनी होती है? 3। और गर्दन में होती है 1। रीढ़ की हड्डी में जो कशेरु की होती है उसमें 33 होती हैं। ठीक है, पैर में कुल हड्डियां 30 होती हैं। ठीक है, पैर में कितनी होती हैं? 30। सबसे ऊपर जो कशेरु की होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, उसका नाम एटलस होता है। और जो निचली कशेरु की होती है उसका नाम एक्सिस होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ये आपको बताना है कमेंट्स करके। ठीक है, और कहाँ होती है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है और वो कहाँ होती है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। अब आगे सुनिएगा। शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी है इसका नाम है मैंडिबल। ठीक है, जो जबड़े में होती है। ठीक है, जो शरीर का सबसे कठोर या मजबूत तत्व इनेमल होता है। शरीर का जो सबसे मजबूत जो कठोर तत्व होता है उसका नाम इनेमल होता है, और जो कहाँ होता है? दांतों में। ठीक है, जन्म के समय नवजात शिशु की जो त्वचा होती है वो रंग उसका हल्का गुलाबी होता है, और 15 दिनों के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अब नवजात शिशु
पास की चमकीली वस्तुओं को देख पाता है, अत्यधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई नवजात शिशु कितने घंटे सोता है, तो 18 से 20 घंटे सोता है, लेकिन हर 2 घंटे में अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। नवजात शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं और जो 15 दिनों के बाद स्वतः खुद से ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कौन सी इंद्री का विकास होता है नवजात शिशु में, ध्यान रखिएगा, तो भाई स्वाद ज्ञानेंद्री सर्वाधिक विकसित होती है। सबसे ज़्यादा उसको स्वाद ज्ञानेंद्री पता होती है, भाई स्वाद के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। ठीक है। अब थोड़ा दांत की बात और कर लेते हैं। शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था जन्म से पूर्व के समय से ही प्रारंभ होती है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जन्म के 5 से 6 महीने से बालक के अस्थायी दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। कब? 5 से 6 महीने में। अब सबसे पहले कहाँ के दांत निकलते हैं, तो सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु में कितने अस्थायी दांत आ जाते हैं, तो 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत हो जाते हैं। और अस्थायी दांतों की कितनी संख्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो वो 20 है। ठीक है ना, 20 है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर और रह गया, नवजात शिशु का जो हृदय होता है वो बहुत छोटा होता है। धमनियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। हृदय छोटा होने पर रक्त को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिससे नाड़ी की गति सर्वाधिक होती है, मतलब उसकी नाड़ी तेज गति से चलती है। अब आयु बढ़ने के साथ साथ भैया हृदय का आकार ही बढ़ने लगता है ना। और फिर क्या होता है, जो नाड़ी की गति है वो कम होने लगती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। ठीक है, 140 प्रति मिनट हृदय की धड़कन, और 130 से 150 के मध्य, मतलब ये एवरेज है। एवं 6 वर्षों में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट होती है। अब आपको यहाँ बताना है कि मनुष्य की, मतलब बच्चे की नहीं, बड़ों की बात करेंगे, वयस्क की, उसकी हृदय की धड़कन कितनी होती है। कमेंट्स करके बताना है जो जो मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ अवस्थाएं और हैं, इनको और सुन लीजिएगा। ठीक है। मोरो अवस्था क्या होती है, जब तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। ठीक है, कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। इस अवस्था को मोरो अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था? मोरो अवस्था। ठीक है, मोरो अवस्था। कैसे? कि भाई अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंक रहा है। ठीक है, नाम रखिए इसका नाम है मोरो। और ब्रूटिंग अवस्था क्या होती है, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है और सिर घुमाता है। जैसे गाल छुआ तो वह अपना सिर घुमाता है, तो इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भाई रूटिंग अवस्था कैसे कहते हैं। बेबिंस की अवस्था क्या होता है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाए, पैर का जो तलवा होता है इसको ठोका जाता है, तो वो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर कर लेता है। कहाँ? ऊपर की ओर की जाती हैं, और फिर आगे, पहले ऊपर की ओर करेगा फिर आगे की ओर करेगा, है ना। तो इस क्रिया को बेबेंस्की कहते हैं। पकड़ना, बच्चे की हथेली को यदि अंगुली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाए तो बच्चा उंगलियों से पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ना मतलब हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से आप दबाएंगे बच्चे को, तो वो उस चीज़ को पकड़ लेता है। अब फिटल एक्टिविटीज़ और होती है, गर्भावस्था शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं अथवा गतियों का होना। ठीक है, हाथ पैरों में स्वतः क्रिया अथवा गतियों का होना फिटल एक्टिविटीज़ होता है। मतलब जो बच्चा हाथ पैर चलाता रहता है, कुछ खिलौने खाता रहता है, ठीक है, तो वो फिटल एक्टिविटीज़ उसको फिटल एक्टिविटीज़ कहते हैं। बिल्किंग और क्या होती है, बिल्किंग के बारे में, तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंखें बंद करता है, इसे बिल्किंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई मैं आपको बता दिया हूँ जो शैशव अवस्था होती है, इसमें बच्चे का संपूर्ण शारीरिक विकास। और पूरा वीडियो देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तैयारी करते रहें, आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।